तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जो RWF पे यानी कि आज संडे को SSC GD का मॉक टेस्ट आया था, उसमें 20 क्वेश्चन मैथ के भी आए थे, तो उसी के हम यहाँ पे ट्रिक के द्वारा सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करके बताइए कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कह रहा है कि जब कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125 गुना हो जाती है। प्रश्न कह रहा है कि जब कोई संख्या में 40 बढ़ा दिया जाता है तो स्वयं का 125 गुना हो जाता है, स्वयं का 125% हो जाता है। ठीक है, तो हम 125 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो बटे में 100 से भाग देना होगा परसेंटेज हटाने के लिए। तो ये आ जाएगा 25 5 125, 25 चौक को 100, ये आ गया 5/4। तो जो नीचे आता है, ध्यान रखना कि जो नीचे आता है वही हमारा रियल नंबर होता है। तो मान लेते हैं कि वो संख्या हमारा 4 रहा होगा, वो संख्या हमारा 4 रहा होगा, तो वो बाद में 5 हो जा रहा है। 5 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि एक बढ़ जा रहा है। 5 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि एक बढ़ जा रहा है। तो प्रश्न में कह रहा है कि 5 क्यों हो जा रहा है? क्योंकि एक बढ़ जा रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नहीं बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है। एक नहीं बढ़ रहा है, 40 बढ़ रहा है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा? 40 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो वो नंबर कितना होगा? तो वो नंबर भी हमारा 4 नहीं होगा, ये भी इससे 40 गुना ज़्यादा। 4 चौक को 16, 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो 160 में अगर आप 40 बढ़ा देंगे, 160 में अगर 40 बढ़ाएंगे तो ये 200 हो जाएगा, और 200 जो है 160 का 125% आएगा। इसे 100 से कर देंगे तो आप करेंगे तो आएगा 125%। तो इसे काटेंगे तो 125% आएगा, आपका 125% आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। आगे चलते हैं, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, आसानी है। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है कि 16,340 की राशि 13% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दी जाती है। यदि 5 वर्ष का ब्याज x है तो x का मान, तो बस हमें कुछ नहीं करना है, 13,340 और ब्याज हमारा दे रखा है, ब्याज दर हमारा दे रखा है 13%, समय हमारा दे रखा है 5 साल, बटे में 100। तो हम यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे, ब्याज निकालने के बाद जो आएगा उसके अंकों का हम जोड़ निकाल लेंगे। ठीक है, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 2 से कट गया, 2 8 16, 2 कम 2, 2 7 14। ठीक है, 13 7 91 आ गया 9, 13 कम 13 ये आ गया 2, बच गया 2, 13 8 104 यानी 106। तो अब आ गया 10,621, ये हमारा ब्याज आ गया। तो ब्याज के अंकों को जोड़ देंगे तो 6 7 7 2 9 1 आ गया 10, तो हमारा आंसर आ गया 10। तो उसके अंकों का जोड़ पूछा था तो आ गया 10। ठीक है, तो हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न बोल रहा है कि रमेश 1 किलोमीटर लंबी पुल को पार करने वाली ट्रेन को देखता है। एक पुल है जिसकी लंबाई है 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, पुल की लंबाई 1000 मीटर है। कह रहा है कि रमेश 1 किलोमीटर लंबी पुल को पार करने वाली ट्रेन को देखता है। ट्रेन की लंबाई पुल की आधी है, तो ट्रेन की लंबाई पुल की आधी यानी ट्रेन इतनी लंबी होगी, इसकी आधी यानी 500 मीटर होगी। तो ये ट्रेन हो गई, ये पुल हो गया। तो ट्रेन की लंबाई पुल की आधी है। ठीक है, यदि ट्रेन 2 मिनट में पुल को पार करती है, समय हमारा दे रखा है 2 मिनट, 2 मिनट समय हमारा दे रखा है 2 मिनट। कह रहा है ट्रेन पुल को 2 मिनट में पार करती है तो ट्रेन की चाल हमें बताना है। तो ये चीज़ आपको पता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी, खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को पार करेगी। तो हमें पता है कि चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। तो हमारा दूरी यहाँ से हम निकाल लेंगे तो टोटल हमारी दूरी कितनी आ जाएगी, तो 1000 + 500 यानी टोटल दूरी आ गई 1500, टोटल दूरी आ गई 1500 मीटर। ठीक है, अब हमारा समय दे रखा है 2 मिनट, तो 2 मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 2/60 करेंगे, 2/60 तो 2 × 60 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 2 × 60 हो जाएगा। हमने 2 मिनट को सेकंड में चेंज कर दिया तो 2 × 60 हो गया। ठीक है, अब यह आ गया मीटर प्रति सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं सारे ऑप्शन में किलोमीटर में चाल दे रखी है, चाल हमारा किलोमीटर में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 18/5 से हम इसमें गुणा कर देंगे ताकि हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 36 18 हो गया, 5 दूना 10 की 0, 0 से 0 कट गया, 15 3 45 आ गया हमारा 45 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन की चाल हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। हमारा प्रश्न नंबर 4 दे रखा है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है, ध्यान से देखना। कह रहा है कि एक धनराशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 6,655 हो जाती है, वही धनराशि पहले से दोगुनी ब्याज दर पर 2.5 वर्षों में x हो जाती है। यदि दोनों स्थितियों में ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो x का मान बताना है। ठीक है, ध्यान से देखना है। कह रहा है कि एक धनराशि r का मान हमारा दे रखा है 10%, r का मान हमारा 10% दे रखा है, समय हमारा दे रखा है 3 साल, समय हमारा दे रखा है 3 साल, और वो धनराशि हमारा 6,555 हो जाती है, यानी ये मिश्र धन दे रखा है। 3 साल बाद ये हो जाती है मिश्र धन हमारा दे रखा है। तो हम पहले यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे, तो इसको चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा, इसको चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि पहले साल अगर हमारा 10 है तो दूसरे साल 11, 1 की वृद्धि 11, फिर तीसरे साल 10 से 11, फिर तीसरे साल 10 से 11। अब इन दोनों को हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1000, ये हमारा मूलधन है, ये आ जाएगा 1331, ये आ गया 1331। तो 1331 का मान ही हमें प्रश्न में दे रखा है 6,655।
655, 6655। तो ये इससे कितना गुना जाते हैं, तो ये इससे कितना गुना जाते हैं, तो 5 गुना जाते हैं, 5 गुना जाते हैं। गुणा करेंगे तो 6655 आएगा। तो हमारा जो मूलधन होगा वो भी 1000 नहीं होगा, ये भी से 5 गुना जाते 5000 होगा, 5000 होगा। तो देखो हमने यहाँ से अपना मूलधन निकाल लिया 5000, ठीक है, हमने यहाँ से अपना मूलधन निकाल लिया 5000। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है कि वही धनराशि, यानी ये धनराशि पहले से दोगुनी ब्याज दर, तो ब्याज दर हमारा 10 था, तो अब ब्याज दर हो जाएगा हमारा 20, ब्याज दर हो गया हमारा 20, और समय हमारा हो गया 2.5 साल, यानी 2 सही 1 बटा 2, समय हमारा हो गया 2.5 साल, ये समय दे रखा है 2.5 साल, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि मिश्र धन क्या होगा 2.5 साल बाद। अगर हमारा मूलधन 5000 है, दर हमारा 20% है, और समय हमारा 2.5 साल है, और चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो हमारा हमसे पूछा है कि मिश्र धन कितना होगा, ठीक है। तो देखो इसको कैसे मैंने सॉल्व किया था, ऐसे भी कर सकते हो नॉर्मली। सबसे पहले 2.5 साल है ना, तो 1 साल, 2 साल, और ये तीसरा साल। तो पहले साल का अगर हम 5% का 20% निकालेंगे तो 1000 आएगा, पहले साल हमें 1000 ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब जब दूसरे साल हम जाएंगे तो दूसरे साल 5000 का 20% निकालेंगे तो 1000 आएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है, तो पहले साल 1000 रुपये का ब्याज मिला था, तो इस पर भी हम 20% निकालेंगे, तो इसका 20% निकालेंगे तो 200 आएगा, ठीक है। अब तीसरे साल आएंगे जब हम, तो आपको पता है कि 2 साल और तीसरे साल केवल 6 महीने के लिए ब्याज लग रहा है, तीसरे साल केवल 6 महीने के लिए ब्याज लग रहा है, तो दर हमारा तीसरे साल के लिए दर हमारा हो जाएगा आधा, हो जाएगा 10%, तीसरे साल के लिए हमारा दर हो जाएगा 10%, सॉरी तीसरे साल के लिए हमारा दर हो जाएगा 10%, ठीक है, क्योंकि केवल हम 6 महीने के लिए ब्याज लगा रहे हैं ना, 2.5 साल हो रहा है ना, तो ठीक है। तो तीसरे साल हम 10% के हिसाब से ब्याज लगाएंगे, तो 5000 पे 10% तो आएगा 500। अब हम ब्याज पे भी ब्याज लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1000 पे अगर हम 10% के हिसाब से ब्याज लेंगे तो 100 आएगा, और फिर इस 1000 पे 10% के हिसाब से ब्याज लेंगे तो 100 आएगा। अब फिर इस पे भी 10% के हिसाब से ब्याज लेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 20 आएगा, ठीक है। तो टोटल हमें इतना ब्याज मिल गया, टोटल हमें 2.5 साल का इतना ब्याज मिल गया। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे, 1000, 2000, 2500, और ये 2, 3, 4, 420, तो टोटल हम जोड़ेंगे तो 0, 2, 2920, टोटल हमें ब्याज मिल गया 2920, और धन हमसे पूछा है तो इसमें हम 5000 और जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 7920, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे ही सॉल्व किया था। आगे प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि राहुल और उसके पुत्र की आयु, राहुल और उसके पुत्र यानी उसके सन की, राहुल और उसके पुत्र सन अमन की आयु का अनुपात हमें 9:1 दे रखा है, 9:1 दे रखा है, ठीक है, 9:1 दे रखा है। कह रहा है कि उनका गुणनफल 144 है, तो मान लेते हैं ये 9x है, ये x है, तो 9 और 1 का गुणा करेंगे तो 9x² हो जाएगा, इनका गुणनफल 144 दे रखा है, ठीक है। तो हम 9 से इसके भाग देंगे तो 9 कम 9, 9 6 54, x² बराबर आ गया 16, तो x बराबर आ गया 4, ठीक है, x बराबर आ गया 4, ठीक है। अब इसका हम मान निकालेंगे, 9x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 36, और यहाँ पे x का मान आ गया 4, ये आ गया 36, ये आ गया 4, ठीक है, ये आ गया राहुल की उम्र आ गई 36, अमन की उम्र आ गई 4। अब प्रश्न में कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग, 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 36 4 40, और 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा 4 4 8, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर है 48। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, किसी वस्तु पर 32% की छूट के साथ 20% और 12% की 2 क्रमिक छूटों के बाद उसके विक्रय मूल्य के बीच 36 रुपये का अंतर है, ठीक है। देखो कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसपे हम 32% की छूट देते हैं, और दूसरी छूट 20% और 12% की देते हैं, 20% और 12% की देते हैं, ठीक है। ये 2 छूट देते हैं और एक ये छूट देते हैं, और इनके छूट के बीच का अंतर हमें 36 रुपये दे रखा है। तो हम पहले इसका एकल छूट निकालेंगे, तो एकल छूट ये होता है x + y + xy बटे 100, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसका मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा 20 और ये 12, ये हो जाएगा 32 माइनस 20 × 12 बटे 100, 0 0 कट गया, 12 × 24, 2.4 आ गया, 2.4 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया 32.4, तो ये आएगा, इसको हम माइनस करेंगे, 32 में से 2.4 माइनस करेंगे तो आएगा 6, ये आएगा 9, 29.6। तो एक छूट आ गई 29.9, और एक छूट है हमारी 32, एक छूट है हमारी 32, एक छूट है हमारी 29.6। तो इनके बीच का हम गैप देख लेंगे, 29.6 के बीच का गैप देखेंगे, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 2.4। अब इसी 2.4 का मान हमें दे रखा है, 2.4% का मान हमें दे रखा है 36 रुपये। कह रहा है कि इसके और इसके बीच का अंतर 36 रुपये है, ठीक है। तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य, तो 100% का हमें मान बताना होगा, तो 0 हटाएंगे तो यहाँ पे 0 लग जाएगा, तो 12 दूना 24, बारते हैं 36, एक का मान आ गया 15, तो 100 का मान हमें निकालना है, तो 100 का मान आ जाएगा 1500, 100 का मान आ गया 1500, तो ये हमारा आंसर है 1500, ठीक है, ये हमारा आंसर है 1500।
आगे प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न बोल रहा है कि 100 लीटर के एक मिश्रण में, कोई मिश्रण है जो कि 100 लीटर का है, 100 लीटर के मिश्रण में दूध यानी मिल्क और वाटर का अनुपात 7:3 है। दूध तथा पानी के अनुपात को 3:1 बनाने के लिए मिश्रण में कितना लीटर दूध मिलाना चाहिए? 3:1 बनाने के लिए कितना लीटर दूध? तो दूध देखो, दूध मिलाने के लिए बोल रहा है, दूध मिलाने के लिए बोल रहा है, ध्यान से सुनना है। कह रहा है कि दूध तथा पानी के अनुपात को 3 और 1 बनाने के लिए कितना लीटर दूध मिलाना चाहिए? तो दूध मिला रहा है ना, पानी तो मिला नहीं रहा है, तो यहाँ पे पानी का मान 3 है, यहाँ पे पानी का मान 1 है। जब पानी में कुछ चेंज कर ही नहीं रहा है तो पानी का मान भी तो सेम होना चाहिए, वो भी नहीं चेंज होना चाहिए। तो इसको हम बराबर करेंगे, तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो गया 3। तो देखो पानी दोनों जगह बराबर हो गया, बस हमारा प्रश्न सॉल्व हो गया। पहले दूध 7, अब दूध हो गया 9, पहले दूध 7, अब दूध हो गया 9। कितना हम मिला रहे हैं? 2 की 2 मिला रहे हैं, ठीक है। तो वही प्रश्न पूछा है कितना लीटर मिलाना पड़ रहा है। तो देखो 7 और 3 जोड़ेंगे तो आएगा 10। इसी 10 का मान हमें प्रश्न में 100 दे रखा है। ये 10 लीटर नहीं है, 100 लीटर है, तो 100 लीटर है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है? तो 10 लीटर ज़्यादा। तो इसी तरह हम दूध भी 2 लीटर नहीं मिलाएंगे, इससे 10 गुना ज़्यादा 20 लीटर मिलाएंगे, 20 लीटर मिलाएंगे, ठीक है, 20 लीटर, ये इसका आंसर है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 8 दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनके व्यास का अनुपात, तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4πr1² बटे 4πr2², ठीक है। इसका अनुपात हमें दे रखा है 9:4, 9:4, ठीक है। तो उनके व्यास का अनुपात बताना है। तो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो R1 और R2 ये स्क्वायर उधर जाएगा तो ये कड़ी में हो जाएगा, और ये कड़ी में होगा तो ये बाहर आएगा, तो R1 बटे R2 का मान आ गया 3/2, 3/2। तो हमसे व्यास पूछा है, तो व्यास होता है 2R1 अनुपात 2R2, तो 2 से 2 कट गया, तो वही हमारा आंसर आ गया 3:2, 3:2 इसके व्यास का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है कि 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। 12 मैन प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उसी काम को 36 महिलाएं प्रतिदिन 36 महिलाएं यानी 36 मैन प्रतिदिन 5 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगी? यहाँ पे दिन का मान हमसे पूछा है, कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगी। तो आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि पुरुष महिलाओं की तुलना में 2 गुना कुशल है, यदि जो मेल है वो महिलाओं की तुलना में 2 गुना कुशल है, यानी अगर औरत एक दिन में 1 काम करती है तो पुरुष 2 काम करता है, यानी इनकी क्षमता का अनुपात 2:1 दे रखा है। तो चाहे यहाँ से हम पूरा काम निकाल लेते हैं। तो अगर एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है तो 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेगा? 12 × 2 × 6 × 25, तो टोटल काम इतना आ गया। अब इस टोटल काम को कह रहा है कि 36 महिलाएं 15 दिन में 15 घंटे काम करके कितने दिन में कर लेंगी? तो एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? 1, तो 36 × 1 × 5। डी का मान हमसे पूछा है, तो डी का मान हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो 6 के 36, 5 25, 6 दूना 12, 5 25, तो 5 दूना 10, 10 दूना 20, यहाँ से आ गया 20, ठीक है, आंसर आ गया 20, यानी 20 दिन में महिलाएं उस काम को खत्म कर लेंगी। आगे हमारा प्रश्न नंबर 10 है। तो आसानी है, देखो यहाँ पे सब 75.8 का वर्ग माइनस 35.8 का वर्ग, तो यहाँ पे ये वाला सूत्र आप लगा सकते हो, a² - b² का ये सूत्र होता है। एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a - b, ये वाला सूत्र हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में a + b यानी 75.8 यानी 35.8 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 के 6, 5 5 10 1 11, 7 3 10 1 11 यानी 111.6 एक क्वेश्चन में आ गया। दूसरे क्वेश्चन में इसको माइनस करेंगे, 75.8 - 35.8, तो 0 और यहाँ पे 0 आ गया 40, ठीक है, और नीचे 40 रहेगा, तो 40 से 40 कट गया, आ गया 111.6, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, देखो प्रश्न नंबर बहुत आसान है प्रश्न। कह रहा है कि एक विभाजन क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ये ग्रामर है कि भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। देखो प्रश्न में कह रहा है कि शेषफल हमारा 26 है, प्लस कह रहा है कि भागफल का 18 गुना और शेषफल का 9 गुना। शेषफल का 9 गुना मतलब कि इसमें 9 से गुणा करेंगे तो ये शेषफल ये भाजक आएगा। तो 9 × 54 के 4, 9 × 54 के 4, 9 दूना 18, 23, भाजक आ गया हमारा 23। कह रहा है कि भागफल का 18 गुना, तो भागफल निकालने के लिए इसको 18 से भाग देंगे तो 18 कम 18, 18 × 54, ठीक है। तो बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, अब सॉल्व कर लीजिए।
13 चौक को 52 के 2, हासिल आ गया 5, 13 39, 39, 40 और 44 के 4, 13 26, 4 30, ठीक है। अब इसमें 26 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 8, 6, 30, यानी 3068, ये हमारा भाज्य आ गया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 12 दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस माइनस सी, बी प्लस सी माइनस ए अनुपात ए प्लस सी माइनस बी अनुपात दे रखा है 4, 5 और 9। तो ए बी सी का मान हमें बताना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे माइनस ए है, तो ए से ए कट जाएगा, ये ए से ए कट गया तो आ गया ए, ठीक है। यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे माइनस बी है, तो एक बी से ए बी कट गया, आ गया बी। और ऐसे सी है, यहाँ पे सी है, कट जाएगा तो आएगा सी। जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस सी आएगा, ठीक है। और इनको जोड़ेंगे तो 5 और 9 18 आ गया, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 18, ए प्लस बी प्लस सी का मान आ गया 18, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे ए बी और सी का मान। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सॉरी बी माइनस सी बराबर 4 दे रखा है, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 4 दे रखा है, ठीक है। तो हम ए प्लस बी का मान यहाँ पे रख देंगे। तो ए प्लस बी का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो सी उधर चला जाएगा, तो 18 माइनस सी, तो यहाँ पे हम रख देंगे 18 माइनस सी बराबर आ गया 4, सी बराबर आ गया 4, ठीक है। तो ये आ गया -2 सी बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 14, तो सी का मान आ गया 7, सी का मान आ गया 7, सी का मान आ गया 7, तो सी का मान यहाँ पे हमने निकाल लिया 7, ठीक है। अब सेम ऐसे ही कंडीशन करके, सेम ऐसे ही हम यहाँ पे देख रहे हैं बी प्लस सी माइनस ए बराबर दे रखा है 5, बी प्लस सी माइनस ए बराबर दे रखा है 5, ठीक है। तो हम यहाँ से बी प्लस सी का मान रखेंगे, तो बी प्लस सी का मान ये उधर जाएगा 18 माइनस ए हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 ए बराबर ये उधर 13, ठीक है। 13/2 ए बराबर आ गया 13/2, ए बराबर आ गया 13/2, ए बराबर आ गया 13/2, ए बराबर आ गया 13/2। सेम चीज़ यहाँ से हम ए प्लस सी माइनस बी बराबर 9 दे रखा है, ए प्लस सी माइनस बी बराबर 9 दे रखा है, तो हम यहाँ पे ए प्लस सी का मान रखेंगे, ए प्लस सी का मान तो 18 माइनस बी, तो ये हो जाएगा 9/2 आएगा, यानी बी का मान यहाँ से आएगा 9/2, बी का मान आएगा 9/2, ठीक है। तो हम यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, तो ए का मान आ गया 13/2, बी का मान आ गया 9/2 और सी का मान आ गया 7। तो 2 यहाँ से हटाएंगे तो 2 सब में गुणा करेंगे, 2 से सब में गुणा करेंगे तो 2 हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 14, ठीक है। यानी 13:9:14, ये इसका आंसर है, 13:9:14, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। आगे प्रश्न है 13, कह रहा है कि एक व्यापारी खरीद पर 15% का लाभ, खरीद पर 15% का लाभ और बेचने पर 10% का धोखा करता है, बेचने पर 10% का धोखा देता है, तो उसे कितने % का लाभ होता है, ठीक है। तो इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 15 को, तो ये आएगा 15/100, 5 से काटेंगे तो 3/20, 5 से काटेंगे तो 3/20, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 आएगा, 1/10 आएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक व्यापारी खरीदने पर 15%, यानी 20 पे 3% का लाभ कमाता है, 20 पे 3% का लाभ यानी 23 में। व्यापारी क्या है कि कोई वस्तु अगर 20 रुपये पे है, 20 रुपये की है, तो उसे खरीदते समय ही 3 रुपये का लाभ कमा रहा है, 23 हो जा रहा है, ठीक है। 20 पे 3 का लाभ 23, ठीक है। आगे कह रहा है कि बेचते समय 10% का धोखा करता है, धोखा मतलब लाभ कमाता है, यानी 10 पे 1 का लाभ कमाता है, यानी 10 पे 1 का लाभ यानी 11, 10 पे 1 का लाभ 11। तो बस इसका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 200, इसका गुणा करेंगे तो 11 33, 11 दूना 22, 22 3 25, ठीक है। आ गया 253। तो कितने का लाभ हो रहा है, 53 का लाभ हो रहा है 200 पे। परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये आ गया 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 5 10, 26.5, ये इसका आंसर है, 26.5%, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि ए और बी एक भवन की दीवार को 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, ए और बी मिलकर एक भवन की दीवार को 25 दिनों में पेंट कर सकते हैं, ठीक है, 25 दिनों में, ठीक है। आगे कह रहा है कि ए अकेले इस काम का 1/3 भाग, ए अकेले इस काम का 1/3 भाग 15 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन 45 दिन में करेगा, तो ए टोटल 45 दिन में करता है, कुल काम 45 दिन में करता है, ठीक है। तो हम यहाँ से पहले एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इन तीनों से कट जाए, तो हम मान लेते हैं 225, ठीक है। तो अगर ए और बी मिलकर 225 काम को 25 दिन में करते हैं तो ये एक दिन में 9 काम करेंगे, ठीक है। अगर ए 225 काम को 45 दिन में अकेला करता है तो हर दिन 5 काम करेगा, ठीक है, 5 काम करेगा। तो ए का मान यहाँ से आ गया 5 और ए प्लस बी का मान यहाँ से दिया है 9, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बी का मान निकालेंगे तो ए प्लस बी का मान 9 दे रखा है, ए का मान 5 है, तो बी का मान यहाँ से आ जाएगा 4, बी का मान आ गया 4, ठीक है, बी का मान आ गया 4, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे कह रहा है कि बी अकेले उस भवन की दीवारों को कितने दिन में करेगा, तो टोटल 225 काम है और बी करता है एक दिन में 4, तो 4 से भाग देंगे तो 4 5 20,
4 6 24, 1/4, 56 सहित 1/4, ये हमारा आंसर है। 56 सहित 1/4 ये इसका आंसर है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। आसान सवाल है, चोर पुलिस वाला है। देखो प्रश्न कह रहा है कि एक चोर ने ज्वेलरी की दुकान पर लूटपाट की और 2 किलो सोना ले गया। दुकानदार एक पुलिसकर्मी से 1125 मीटर दूर है। दुकानदार एक पुलिसकर्मी से 1125 मीटर की दूरी पर है। 1125 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कह रहा कि जो चोर है वो x किलोमीटर की गति से भागना शुरू करता है। चोर यहाँ से x किलोमीटर की गति से भागना शुरू कर देता है। इधर कह रहा है कि पुलिसकर्मी उसे 11 किलोमीटर की गति से पीछा करता है। पुलिसकर्मी यहाँ से पीछा करता है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पीछा करता है। कह रहा है कि पुलिसकर्मी ने चोर को 810 सेकेंड में पकड़ लिया। चोर को 810 सेकेंड में पकड़ लिया। 810 सेकेंड में पकड़ लिया तो चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी हमें बताना है। तो हम पहले यहाँ से निकाल लेंगे कि अगर पुलिस जो है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 810 सेकंड तक भागता रहा तो उसकी चाल कितनी होगी, मतलब वो कितनी दूरी तक भागा। तो चाल बराबर होता है, आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो हम दूरी निकालेंगे तो चाल हमारा दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, बाकी और 810 सेकंड से हम गुणा करेंगे तो हमारे यहाँ से दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर लीजिए तो 9 दूना 18, 9 9 81 यानी 45। तो अब गुणा करेंगे हम 5 25 के 5 5 10 2 22 गुणे 11 तो 11 5 55, 11 दूना 22 27, 11 दूना 22 22 23 24 यानी 2400। यानी पुलिस जो है 2475 किलोमीटर की दूरी तय करता है 810 सेकंड में। 810 सेकंड में तो देखो पुलिस जो है यहाँ से लेके जब तक चोर पकड़ता है यहाँ से पुलिस चलता है, और जब तक चोर को पकड़ नहीं लेता तब तक 2475 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी पुलिस ये वाली भी दूरी तय करता है और चोर यहाँ से भागता है, चोर यहाँ से भागना शुरू करता है तो पुलिस इतनी दूरी तय करता है प्लस इतनी दूरी तय करता है। यानी अगर 2475 में से अगर 1125 दूरी हम निकाल दें तो जो आएगा हमारा घटाने के बाद वो चोर तय किया होगा, वो चोर ने भी तय किया होगा। तो चोर 1350 किलोमीटर की दूरी तय किया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब यहाँ पे 16 नंबर सवाल है जो कि सरलीकरण का है। आई होप कि आप लोग इसे लगा लेंगे, कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, हमारा प्रश्न नंबर 17 है। प्रश्न नंबर 17 क्या बोल रहा है कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है तो हम टोटल नंबर निकालेंगे तो 32 में 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 320। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है कि यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है, यदि पहली 6 संख्याओं का औसत 30 है तो इसका निकालेंगे हम टोटल तो 180 आ गया। यानी 6 संख्याओं का औसत 180 आ गया। आगे कह रहा है कि अंतिम 6 संख्याओं का औसत 35 है तो इसको गुणा करेंगे तो 36 18, 36 18 19। तो यहाँ से आ गया 12 संख्याएं, टोटल 12 संख्याएं आ गई। तो इसको हम जोड़ेंगे तो 8 9 8 17 7 278 आ गया। सॉरी 3 आ गया, 378 आएगा। 378 आ गया, मतलब 12 संख्याओं का औसत आ गया 378। ये 10 संख्याएं थी, ये 12 संख्याएं, यानी कि इसमें 2 संख्याएं हैं जो सेम है। तो अगर हम 378 में से 320 को माइनस करेंगे तो जो हमारा आएगा, जो ये 5 8 आया, ये 2 संख्याओं का है। ये 5वीं और 6वीं संख्या है। ये 5वीं और 6वीं संख्या 58 है। 5वीं और 6वीं संख्या का योग 58 है। तो हमसे पूछा है प्रश्न में कि 5वीं और 6वीं संख्या का औसत, तो 5वीं और 6वीं संख्या का योग अगर 58 है तो औसत निकालने के लिए 2 संख्याएं हैं तो 2 से हम भाग दे देंगे तो आ जाएगा 29। ये हमारा आंसर आ गया 29। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। कह रहा है कि यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कड़ी में 5 और कड़ी में 7 दे रखा है, कड़ी में 5 और कड़ी में 7 दे रखा है तो दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। देखो 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज जो एकदम हूबहू समान है, मतलब उनमें कुछ भी अंतर नहीं है, वो समरूप है। समरूप का मतलब जो चीज़ इसमें होगा वही चीज़ इसमें भी होगा। ठीक है, तो एक चीज़ आपको बता दूं कि जो समरूप त्रिभुज होता है उनका जो क्षेत्रफल होता है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल मान लीजिए इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A2 है, तो A1 और A2 का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा, यानी भुजा का वर्ग होता है। इस भुजा का वर्ग बटे इस भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग होता है, यानी इसके भुजा का वर्ग और इसके भुजा का वर्ग होता है। ठीक है, तो हमारा भुजा दे रखा है कड़ी में 5 कड़ी में 7, तो कड़ी में 5 का वर्ग कड़ी में 7, कड़ी में 7 का वर्ग, तो इसको हम करेंगे तो ये आएगा 5/7, 5/7 यानी 5:7 आ गया। तो यही इसके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया 5:7, बस उसका वर्ग कर देना था। तो ये समरूप त्रिभुज का होता है, इसमें ये इसका प्रॉपर्टी होती है, इसका गुण होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखो सरलीकरण का सवाल है, अब इसमें मैं क्या ही बताऊं भाई, आप लोग कर लिए होंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। इसमें 34 आया था तो उसको क्या बताऊं। आगे चलते हैं हम लोग 20 में। प्रश्न नंबर 20 देखो कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 1/5
मान लेते हैं कि हम संख्या मान लेते हैं, वो संख्या हमारा x है, वो संख्या हम मान लेते हैं कि x है। कह रहा है कि किसी संख्या के 1/5 एक पाँचवीं यानी 1/5 कि 1/3, कह रहा है कि 1/4 सॉरी 1/4 कि 1/4 का 1/3, 1/3 18 है, 1/3 18 है, 1/3 18 है। तो हमसे उस संख्या का 3/10 पूछा है, 3/10 पूछा है। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो 5 चौको 20, 20 तेईस 60, तो x का मान आ गया 18 × 60, 18 × 60, x का मान आ गया 18 × 60, x का मान आ गया 18 × 60। तो प्रश्न में कह रहा है कि उस संख्या का 3/10, उस संख्या का 3/10, उस संख्या का 3/10, 3/10, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया और 36 18, 18 × 18 करेंगे तो 324 आएगा, 324 आएगा। तो ये इसका आंसर है, उस संख्या का 3/10 324 आएगा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी रही।